24 के चक्रवर्ती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 24 के चक्रवर्ती में आज जिन मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे उसमें सबसे प्रमुख मुद्दा है चुनावी मुद्दा। मध्य प्रदेश के सियासी महासमर में कांग्रेस की राहें कितनी मुश्किल है और क्या बीजेपी का मुकाबला हो पाएगा जब राज्य के दो बड़े कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और कमलनाथ एक दूसरे का कुर्ता फाड़ने पर आमदा है। हालांकि इसके पीछे की रणनीति क्या है यहाँ मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगी। वही दूसरी खबर जिस पर हम बातचीत करेंगे वो बेहद खास है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने दलित, मुस्लिम और महिला तीनों के कॉम्बिनेशन पर काम करना शुरू कर दिया है, तो नीतीश को भी दलितों की याद सताने लग गई है। उधर कांग्रेस के सांसद शशि थरूर का कहना है कि 2024 में अगर हमारा अलायंस जीता तो प्रधानमंत्री या तो राहुल होंगे या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे। यानी फेस वाली कंफ्यूजन लगातार इंडिया गठबंधन में बनी हुई है। और आखिर में आज बात करेंगे आम आदमी पार्टी की। क्या आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी? आम आदमी पार्टी का भविष्य आखिर क्यों खतरे में है? इस खबर पर भी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ को लेकर के कांग्रेस ट्रेनिंग कमेटी की बैठक खत्म हो चुकी है। तकरीबन 18 से 20 विधायकों के टिकट काटने पर सहमति बनी है। पहली लिस्ट में भी कटे थे 8 विधायकों के टिकट। छत्तीसगढ़ को लेकर के अब कांग्रेस सीईसी की बैठक नहीं होगी, अब सीधे कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस से ये बड़ा अपडेट, सीधे कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा। यानी सीईसी की बैठक अब छत्तीसगढ़ में नहीं होगी। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक अब खत्म हो गई है। 18 से 20 विधायकों के टिकट काटने पर दरअसल इस मीटिंग के अंदर सहमति बनी है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने मानहानि का केस कर दिया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर मानहानि का केस मोइत्रा ने किया है। महुआ मोइत्रा की याचिका पर 20 अक्टूबर को अब सुनवाई होगी। महुआ मोइत्रा ने दिल्ली हाई कोर्ट में दरअसल निशिकांत दुबे के खिलाफ ये केस करवाया है। तो पैसे लेकर के सवाल पूछने के बात पर निशिकांत दुबे महुआ मोइत्रा को घेर रहे थे और अब महुआ मोइत्रा की तरफ से ये रिएक्शन निशिकांत दुबे के लिए उनकी तरफ से मानहानि का केस निशिकांत दुबे पर किया गया है। और चलिए अब सियासी खबरों का रुख करते हैं। सियासत पे एक दूसरे पर वार और पलटवार अक्सर दिखते हैं, विरोधियों के बीच हमले होते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में आज दो पूर्व मुख्यमंत्री जो दोनों कांग्रेस के नेता हैं, एक है दिग्विजय सिंह और दूसरे हैं कमलनाथ, दोनों के बीच जुबानी जंग बातों से बढ़कर के कपड़े फाड़ने तक पहुंच गई। आखिर क्यों हुआ ऐसा, पहले एक रिपोर्ट के जरिए देखिए और फिर इस खबर से जुड़े कुछ सवालों पर भी बातचीत करें। दिग्विजय सिंह और जय बहादुर के कपड़े फाड़े। आप जाके दिग्विजय सिंह और जय बहादुर के कपड़े फाड़े। आप जाके दिग्विजय सिंह और जय बहादुर के कपड़े फाड़े। आप जाके दिग्विजय सिंह और जय बहादुर के कपड़े फाड़े। दिग्विजय कमलनाथ की लड़ाई कपड़े फाड़ने तक आई। मध्य प्रदेश की जंग जबरदस्त, निशाने पर एक दूसरे के वस्त्र। टिकट बंटवारे का बढ़ा झगड़ा, किसका फटेगा कुर्ता। कमलनाथ के दो टूक, पीते रहो कड़वे घूंट। वो हुआ यूं कि दिग्विजय ने किसी से टिकट का वादा कर दिया होगा, टिकट मिला नहीं तो वो पहुंच गया कमलनाथ के पास। तो कमलनाथ ने कहा कि आप जाके दिग्विजय सिंह और जय बहादुर के कपड़े फाड़े। आप जाके दिग्विजय सिंह और जय बहादुर के कपड़े फाड़े। आप जाके दिग्विजय सिंह और जय बहादुर के कपड़े फाड़े। आप जाके दिग्विजय सिंह और जय बहादुर के कपड़े फाड़े। लेकिन अब क्योंकि कांग्रेस को आज वचन पत्र जारी करना था तो सोचा कि इससे पहले बीजेपी इस गेंद को लपक ले। कमलनाथ ने खुद ही माइक संभाला और वचन से पहले वस्त्र पर बात शुरू कर दी। दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ने का मैंने आपको जवाब में कहा था कि अगर आपकी बात ना माने तो आप भी उनके कपड़े फाड़िए। एक मिनट भैया, ए फॉर्म और बी फॉर्म पर दस्तखत किसके होते हैं? पीसीसी प्रेसिडेंट के। तो कपड़े किसके फटने चाहिए बताओ? अच्छा, मेरा और दिग्विजय सिंह का संबंध राजनीतिक नहीं है, हंसी मजाक का है, प्यार का है। दिग्विजय सुनते रहो। और मैंने बहुत पहले इनको एक पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी अपनी। वो पावर ऑफ अटॉर्नी थी कि कमलनाथ के लिए आप पूरी गालियां खाइए, ठीक है? तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी आज के दिन भी वैलिड है। लेकिन ये भी सुन लीजिए, गलती कौन कर रहा है ये पता होना चाहिए। देखिए,
गलती हो या नहीं होए, गाली खानी है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होना है और उससे पहले सियासत के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। अब देखना होगा कि जनता का फैसला क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो चलिए, ये तो बात हो गई खबर की। अब इस खबर पर कुछ अहम सवाल हैं, जैसे कि क्या कमलनाथ दिग्विजय में अब दूरियां बढ़ गई हैं? ऐसे बीजेपी से कैसे मुकाबला करने वाली है कांग्रेस? टिकट वितरण में दिग्विजय की क्या नहीं चल पाई? दिग्विजय टिकट बंटवारे से क्या नाखुश है और बीजेपी को हमला करने का ये एक और मौका इन दोनों ने दे दिया है? ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। मध्य प्रदेश की बुधनी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम मस्ताल का विरोध अब शुरू हो चुका है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि विक्रम मस्ताल ने 4 महीने पहले ही कांग्रेस ज्वाइन किया और कमलनाथ ने किसी समर्पित कार्यकर्ता को टिकट न देकर एक टीवी एक्टर को टिकट दे दिया। दरअसल बुधनी सीट से बीजेपी की ओर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रत्याशी हैं। अब ऐसे में कांग्रेसियों को लगता है कि विक्रम मस्ताल को टिकट देकर यहां कांग्रेस ने शिवराज सिंह चौहान की राहें और आसान कर दी है। तो विक्रम मस्ताल का कहना है कि मैं बुधनी के लोगों की सेवा के लिए ही मैदान में आया हूं और सीनियर नेताओं के मार्गदर्शन में लगातार काम करता रहूंगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि विक्रम मस्ताल शिवराज के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन पाते हैं। बीजेपी ने देखिए हमेशा हिंदुत्व के एजेंडे को ध्यान में रख करके राजनीति की। राम के नाम पर सियासत करने वाली बीजेपी को अब रेहान की भी जिक्र और फिक्र सताने लग गई है। अचानक ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसके केंद्र में है 2024 का आम चुनाव और मंशा है जीत दर्ज करने की। जीत तो बीजेपी 2014 और 2019 में भी गई, लेकिन 2024 का फोकस बहुत बड़ा है। 2024 का कैनवास जो है वो बहुत बड़ा है। अब 60 से 65 सीटों से काम बीजेपी का नहीं चलेगा, बल्कि बीजेपी को कम से कम उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें चाहिए ही चाहिए। और अगले महीने 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में भी बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी, क्योंकि अगर यहां जीत मिली तो फिर 2024 में उन राज्यों की लोकसभा सीटों पर भी राहें और आसान बीजेपी के लिए हो सकती है। अब थोड़ा सा पीछे आपको बैकड्रॉप में लेकर चलते हैं। 2014 और 2019 में बीजेपी ने गैर जाटव दलित और गैर जाटव ओबीसी को एक अम्ब्रेला में रख करके चुनाव लड़ा और परिणाम ये हुआ कि बीजेपी ने दोनों ही बार दिल्ली की गद्दी पर जीत हासिल की। हमने अपनी इसी शो में आपसे बीजेपी के पसमानदा और सूफी संत सम्मेलन प्लान दोनों पर चर्चा कल किया। अब हर बारीकी आपको यहाँ पर कल भी समझाई और आज हम आपको बताएंगे कि बीजेपी के अगले मिशन के बारे में, जिसका नाम है अल्पसंख्यक स्नेह सम्मेलन। क्या है ये सम्मेलन, वो भी आप समझिए। 3 दिसंबर के बाद ये शुरू हो सकता है। इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इस कार्यक्रम से खुद प्रधानमंत्री मोदी जुड़ने वाले हैं। सामाजिक, धार्मिक और खेल जगत की हस्तियां इसमें उनसे मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी की होगी। अल्पसंख्यक मोर्चा करेगा इस कार्यक्रम का आयोजन। मोदी सरकार की योजना के लाभार्थियों से संवाद की तैयारी है। अब बूथ लेवल पर लोगों से चर्चा और मुलाकात की भी तैयारी उनकी होगी। मेरा बूथ सबसे मजबूत के नारे के साथ बीजेपी उत्तर प्रदेश में दोबारा सत्ता में आई। अब उत्तर प्रदेश के 29 मुस्लिम बाहुल्य जिलों पर बीजेपी की नजर है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी लगभग 4 करोड़ के आसपास बताई जाती है और 4 करोड़ लोगों को साधने की कोशिश इन तमाम सम्मेलनों के जरिए किया जाएगा। लेकिन इन तमाम सम्मेलनों से एक सवाल जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो ये कि क्या बीजेपी सपा और बसपा के वोट बैंक में सेंधमारी कर रही है। ये बात हवाई नहीं है। दरअसल 2022 की जीत के बाद से लगातार उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों पर बीजेपी का एक बड़ा फोकस बढ़ा। तो रामपुर और आजमगढ़ में मिली उपचुनाव में जीत ने बीजेपी को एक बूस्टर डोज दिया है कि वो पूरी ताकत से मुसलमानों के बीच जाए, मुस्लिम उनके साथ आ सकते हैं। इसका एक और उदाहरण हमने देखा उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में, जहां बीजेपी ने मुस्लिम प्रत्याशियों को खुले दिल से टिकट दिया और चुनाव लड़वाया। मुस्लिम वर्ग में जो संपन्न मुस्लिम हैं, जो अगड़ी जातियों के माने जाते हैं और आमतौर पर वही सियासत में उनका दखल होता है, लेकिन पसमानदा मुसलमानों को जोड़ करके मोदी ने निचले वर्ग के मुस्लिमों को भी सियासत के केंद्र में ला करके अब खड़ा कर दिया है। अब मुस्लिम कितने फीसद हैं उत्तर प्रदेश में और क्या उनका असर वोट बैंक पर पड़ता है, ये भी आपके लिए समझना जरूरी है। 85% मुस्लिम पसमानदा समाज से आते हैं, जिसमें सैफी, अंसारी, अलवी, कुरैशी, मंसूरी और इदरीसी हैं। सलमानी रायन समाज के हैं, जो ज्यादातर दर्जी और धोबी होते हैं। नाई, कसाई, मेहतर, धुनिया और जुलाहे का ये काम करते हैं। उर्दू में अब लगातार मन की बात भी सुनाई जा रही है, तो जाहिर तौर पर जो फोकस है वो ये ग्रुप है जिस पे बीजेपी टारगेट फिलहाल कर रही है। अब आमतौर पर एक अवधारणा है
कि बीजेपी में उत्तर प्रदेश में कोई मुस्लिम सांसद या विधायक नहीं है, तो फिर उनकी रहनुमाई कैसे होगी? अगर मोटे तौर पर देखें तो उत्तर प्रदेश में मोहसिन रजा और दानिश आजाद अंसारी मुस्लिमों के दो बड़े नेता बीजेपी के नेता के तौर पर जाने जाते हैं, जिनमें से दानिश उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और पसमानदा समाज से आते हैं। अगर आपको लगता है कि मुस्लिमों से बीजेपी का ये प्यार अचानक उमड़ा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाजपा को वोट दिया, क्योंकि धरातल पर जाति और धर्म के भेदभाव के बिना सबको प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना, उज्ज्वला योजना, हर घर शौचालय और आयुष्मान योजना की सुविधाएं देते रहे। और यही वजह है कि सारा का सारा फोकस प्रधानमंत्री मोदी पर आ चुका है। तो ये तो बात हुई मुस्लिमों की, और अब बात दलितों की। उत्तर प्रदेश में दलितों को मायावती और उनकी पार्टी बीएसपी का कोर और कट्टर वोटर माना जाता है, लेकिन 2014 के चुनाव से मायावती उत्तर प्रदेश में लगातार हाशिए में जाती नजर आई। अब आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में मायावती के पास सिर्फ एक विधायक है। सांसद भले ही 10 हों, लेकिन उसके पीछे बहुत हद तक सपा के साथ गठबंधन उनका मददगार रहा। अब बीजेपी ने दलितों को अपने पाले में लाने की शुरुआत कर दी है। हापुड़ में सीएम योगी ने आज दलितों के सम्मेलन में शिरकत किया और कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास उनके हाथों हुआ। बीजेपी के इस कार्यक्रम के बारे में भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले समझिए कि उत्तर प्रदेश में दलितों की स्थिति फिलहाल क्या कुछ है। उत्तर प्रदेश में कुल दलित वोट जो है वो वोट बैंक है लगभग 21.1%, जिसमें जाटव 11.70%, पासी 3.3%, कोरी वाल्मीकि है 3.15%, धानुक, गौड़ और खाटिक ये है 1.05% और अन्य दलित जातियां हैं 1.57%। अब बीजेपी दलितों को अपने पाले में लाने के लिए मायावती के वोट बैंक में सेंधमारी कर रही है, और इसके लिए वो दलित सम्मेलन करेंगी। बीजेपी जो दलित सम्मेलन कर रही है उसमें क्या खास है वो भी आपको बताते हैं। बीजेपी के दलित सम्मेलन जो होने वाले हैं, कार्यक्रम कैसे कैसे हैं ये भी आप जानिए। 19 अक्टूबर को अलीगढ़ में सम्मेलन होगा, 27 अक्टूबर को वाराणसी, 28 अक्टूबर को कानपुर, 2 नवंबर को लखनऊ, 3 नवंबर को फिर गोरखपुर में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। मुस्लिम और दलित इन दोनों बड़े वर्गों को तो बीजेपी साध ही रही है। अब बीजेपी महिलाओं को भी अपने साथ जोड़ रही है, अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है, और इसलिए आज से उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर में महिला सम्मेलन की शुरुआत हुई। योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यक्रम में शिरकत किया और अब उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर महिला सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा। महिला आरक्षण पर कानून लाने के बाद अब बीजेपी उसका प्रचार प्रसार करेगी। महिलाओं को इस कानून के बारे में बताने के साथ साथ बीजेपी मोदी और योगी सरकार की तमाम वो योजनाएं जो महिलाओं के लिए हैं, उनके बारे में है, उनके हित में है, इस सम्मेलन के जरिए बताएगी। यानी बीजेपी दलित, महिला और मुस्लिम कॉम्बिनेशन के साथ 80 की 80 सीटों पर भगवा लहराने की तैयारी कर रही है। इतना ही नहीं, राजस्थान में भी बीजेपी पसमानदा बाहुल्य सीटों पर फोकस कर रही है। 2023 में मुस्लिम वोटों को लेकर के कांग्रेस आश्वस्त है, जबकि राजस्थान में बीजेपी को पसमानदा मुसलमानों के साथ आने की उम्मीद है। राजस्थान में मौजूदा वक्त में मुस्लिम वोटर्स कांग्रेस के साथ खड़े नजर आते हैं। दरअसल 2018 में कांग्रेस ने 15 सीटों पर उतारे थे मुस्लिम प्रत्याशी, तो वहीं इस बार बीजेपी ने 18 पसमानदा बाहुल्य सीटों पर सर्वे करवाया और इन सीटों पर बीजेपी की पूरी तरीके से निगाह है, पूरा फोकस है, और यही वजह है कि न केवल मुसलमान बल्कि महिलाओं को भी साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से इस वक्त की जा रही है। अब सिर्फ बीजेपी दलितों को साधने की सियासत कर रही है, ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार ने भी बिहार में पिछड़ों और दलितों को अपने पाले में लाने की खूब रणनीति चलाई है, इस पर खूब काम करना शुरू किया है। अब इसके लिए 5 नवंबर की तारीख तय है। पटना के वेटनरी कॉलेज मैदान में भीम संसद का आयोजन किया गया है। नीतीश कुमार और ललन सिंह इस कार्यक्रम में मंच पर मौजूद होंगे और दावा है कि इस कार्यक्रम में लाखों की संख्या में लोग पहुंचने वाले हैं। हाल ही में बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े जारी किए, आप जानते हैं, और अब भीम संसद का कार्यक्रम, यानी नीतीश कुमार 2024 के चुनाव को पूरी तरीके से जाति के इर्द गिर्द रखना चाहते हैं। बिहार में सामने आई जो रिपोर्ट है इस बात को फिर से साबित करती है कि राज्य में अति पिछड़ों के हाथ में सत्ता की चाबी रहेगी और इनकी तादाद लगभग 36% है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इनके बीच अपनी पैठ बनाकर ही लालू प्रसाद की पार्टी को सत्ता से बाहर किया और अब नीतीश चूंकि आरजेडी के साथ खड़े हैं, आरजेडी के साथ गठबंधन में हैं, लिहाजा ये वोट अगले चुनाव में सबसे बड़ा एक्स फैक्टर बन सकता है। और यादव के बाद अब जिन 3 जातियों की तादाद अपने दम पर प्रभाव दिखा सकती है वो है कुशवाहा, पासवान और चमार। अब तीनों को मिलाकर के लगभग 15% ये वोट होगा, जिस पे नीतीश कुमार की नजर लगातार बनी हुई है।
चलिए खबरों में और आगे बढ़ते हैं, कुछ और अहम खबरों का जिक्र करते हैं। शिवहर सांसद रमा देवी का लालू यादव पर गंभीर आरोप, मेरे पति को लालू यादव ने सीएम बनने के लिए मरवा दिया। लालू सिर्फ अपने परिवार की महिलाओं को सम्मान देते हैं। लालू जी के यहाँ हर दिन घोटाले होते हैं। ये रमा देवी की तरफ से ही बड़ी बातें लालू प्रसाद यादव पर कही गई है। उनके ऊपर ये गंभीर आरोप लगाया गया है। इसी बीच कर्नाटक पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई का ट्वीट, बाईपास सर्जरी के बाद हालत स्थिर है, फिलहाल आईसीयू में मेरी एक छोटी सर्जरी हुई है, उनकी तरफ से ये कहा गया है। डॉक्टर की सलाह अनुसार पूरा आराम कर रहा हूँ, पूर्ण स्वस्थ होकर के लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। सभी मुझे अस्पताल में देखने आएंगे तो मरीज परेशान होंगे, अस्पताल के अन्य मरीजों को परेशानी हो गई। बोम्मई की तरफ से बड़ी बातें कही गई। आपसे अनुरोध है कि अस्पताल आप ना आए, आपकी शुभकामनाओं ने मानसिक मजबूत बनाया है मुझे। पूर्ण स्वस्थ होकर के शीघ्र ही जनसेवा में लौटूंगा। अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए दिल से धन्यवाद। वही छत्तीसगढ़ से भी बड़ी जानकारी, अमित शाह के मंच पर दिखे ईश्वर साहू। शाजापुर के बीजेपी प्रत्याशी ईश्वर साहू राजनांदगांव में दिखे। राजनांदगांव में रमन सिंह ने किया नामांकन। अमित शाह के मंच पर ईश्वर को लेकर के चर्चा गरमाई। बीजेपी की एक तीर से 3 शिकार करने की रणनीति। छत्तीसगढ़ में बदल सकता है 12% वोट का गणित। छत्तीसगढ़ की प्रभावी ओबीसी जातियों में से एक है साहू। गरीब काट के सांचे में भी फिट बैठते हैं ईश्वर साहू। सांप्रदायिक झड़प में जान गंवाने वाले भुवनेश्वर के पिता हैं ईश्वर। 6 अप्रैल को बिरनपुर गांव में हुई थी भुवनेश्वर की मौत। हिंदुत्व को धार देने की रणनीति में भी ईश्वर फिट बैठते हैं।